गिव द हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मुझे अब आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इधर एवरीवन देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा पूरे चैप्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन फुल चैप्टर वी वुड बी समवेयर और द अदर डिस्कसिंग अबाउट द सेल। कहीं पर भी आप चैप्टर में जाओगे तो सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट सेल्स के बारे में, बैटरीज के बारे में, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ स्टोर्ड एनर्जी थिंग दैट इज अ सेल। ठीक है, पूरे चैप्टर में आप सेल की बात करोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज होती हैं, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आएंगे, वो भी सेल के रिगार्डिंग आएंगे। तो एवरीथिंग इन द चैप्टर वुड बी रोटेटिंग अराउंड वन थिंग दैट इज अ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का सेल जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, कैसे हम काम करते हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेसिकली अ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी वी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से रिएक्शंस होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, दैट एनर्जी वी बी कन्वर्टिंग इट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल आई कॉल इट टू बी द इलेक्ट्रोकेमिकल। अब किसी भी सेल की अगर मैं बात करता हूं तो आ सेल इज बेसिकली बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। एक होता है बेटा एनोड और दूसरा होता है कैथोड। या एनोड कैथोड को भी मैं अगर छोड़ दूं तो आ सेल इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड बाय टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल्स से एक पर्टिकुलर सेल कंपोज, एंड उन दो हाफ सेल्स में से एक हाफ सेल को आप नाम देते हो एनोड का, दूसरे हाफ सेल को आप नाम देते हो कैथोड, एंड बोथ द हाफ सेल्स आर कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स। किसी भी हाफ सेल में एक दो चीजें होती है, एक होता है सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आप फॉर एग्जांपल पेंसिल सेल देखते हो जो आप अपने वॉल क्लॉक्स में डालते हो या रिमोट्स में डालते हो, उसमें भी देखना एक साइड आपकी पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है और पीछे वाला टर्मिनल थोड़ा इनसाइड होता है। वो पूरी एक रॉड चल रही होती है अंदर। That rod is basically, one part of the rod is acting as a cathode and the other part of the rod is acting as an anode, and in between there is an electrolyte being present with the electrode. ठीक है, so किसी भी सेल को अगर मैं कहना चाहूं तो I can draw a cell like this. ये है बेटा, दीज आर द टू हाफ सेल्स। दोनों हाफ सेल्स में क्या है, एक सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एंड both the half cells are being connected to one another through a supply source like this. एंड दिस सेल इज स्टिल इनकम्प्लीट, क्योंकि एक सेल दो हाफ सेल से जरूर बनता है, बट उन दो हाफ सेल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। दैट कनेक्टिंग लिंक आई कॉल इट टू बी द सॉल्ट ब्रिज। एक और आपके पास कनेक्टिंग थिंग आती है यहाँ पे कुछ ऐसी, दिस थिंग विच आई कॉल इट टू बी द सॉल्ट ब्रिज। क्या होती है, सब चीज की डिस्कशन करेंगे अभी। सो दिस पर्टिकुलर होल थिंग we call it to be a electrochemical cell in which the electrical energy basically being converted to the chemical energy is converted to the electrical energy.
So let's say I am saying that this particular electrode is of zinc and the solution is of zinc sulfate. This particular electrode is of copper and the solution is of copper sulfate. एंड जो सॉल्ट ब्रिज होती है बेटा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इन दैट देयर इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट इज KCl, K2SO4 mixed with gelatin, और अगर अगर क्या होता है ये बात करते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज एक फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब होती है बेटा, जिसकी जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो होता है बेटा जो यहाँ पे जाके रिएक्ट नहीं करेगा, बस इसका काम क्या होगा, टू सप्लाई द आयंस इन द अदर हाफ सेल। दोनों हाफ सेल्स में आयंस को सप्लाई करने का काम होएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसको किसके साथ मिक्स करते हो, एक जेली टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आई कॉल इट टू बी जिलेटिन और अगर अगर, उसी को जिलेटिन और अगर अगर का नाम देते हो। वो जेलेटिनियस सब्सटेंस इसलिए है, अगर जेली टाइप सब्सटेंस इसमें फिल नहीं करूंगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट एक हाफ सेल में आ जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द इलेक्ट्रोलाइट शुड ड्रॉप ओवर देयर, और जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पे जाए। जहां पे पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है वहां पॉजिटिव चार्ज जाए, जहां पे नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है वहां पे नेगेटिव चार्ज जाए। हाँ बेटा क्या बोल, एक जेली टाइप ऑफ सब्सटेंस में ये चीजें मिक्स होती हैं, उस चीज को हम नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज। जो करता क्या है, दो काम होते हैं इसके, अभी देखेंगे भी। दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, मतलब दोनों हाफ सेल्स में से कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज्यादा ना हो, पहली बात। और इसके बिना इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट होता है। अगर ये होगा तो सर्किट कंप्लीट है, ये नहीं होगा तो सर्किट इज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ दिस। जो रिएक्ट नहीं। हाँ बेटा बोल। हाँ, जिलेटिन और अगर अगर वन इन द क्लियर। So let's say इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से बेटा one of them would be acting as an anode and the other one would be acting as a cathode. So let's say this is an anode and this I call it to be a एनोड पे। एवरी टाइम रिमेंबर क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, so oxidation takes place at anode, similarly at cathode there is a, चलो उस पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल इट टू बी ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एनोड को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी नाम देते हैं हम एनोड को ही। वी ऑल्सो कॉल इट टू बी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एंड कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किसको एनोड और किसको कैथोड चूज करेंगे, देयर इज वन थिंग विच वी कॉल इट टू बी द पोटेंशियल। जिसका भी पोटेंशियल लोअर होता है वो हम एनोड मानते हैं, जिसका पोटेंशियल हायर होता है उसको हम कैथोड मानते हैं। आप किसी का भी पोटेंशियल याद नहीं रख सकते, यू वुड बी गिवन द पोटेंशियल्स इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू प्रिडिक्ट दैट किसको एनोड लेना है और किसको कैथोड लेना है। वी नीड नॉट टू रिमेंबर द पोटेंशियल्स ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंसेस। तो इसको द वन विच इज हैविंग विद द लोअर पोटेंशियल, एंड यहां पे अगर मैं आता हूं तो दिस वी कॉल इट टू बी द reduction takes place at cathode. We say that reduction takes place at cathode, and reduction का मतलब क्या होता है बेटा, gain of electrons. We also call it to be reduction half cell. And we also say it to be that it is having with the
हायर पोटेंशियल। तो अब मैंने क्यों Zn को एनोड चूज किया था और कॉपर को कैथोड चूज किया था, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। मैंने अपनी मर्जी से नहीं कर लिया था, मुझे मन किया उसको कैथोड ले लिया, इसको एनोड ले लिया। नो, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई हैव टेकन दिस, बिकॉज Zn का जो पोटेंशियल होता है बेटा, दैट इज माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। ऐसे ही कॉपर का जो पोटेंशियल होता है दैट इज प्लस ऑफ 0.34 वोल्ट। तो अगर दोनों को चेक करते हो तो लोअर पोटेंशियल किसका है? बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव टेकन जिंक टू बी द एनोड एंड वी हैव टेकन कॉपर टू बी द। कोई दिक्कत? पक्का? आगे तो अगेन समराइजिंग द थिंग्स, जो भी मैंने डिस्कशन किया, कोई भी एक सेल जो होता है बेटा, दैट इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू हाफ सेल। दोनों हाफ सेल्स में दो चीजें होती हैं, एक सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली बीइंग कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू अ वायर एंड सप्लाई सोर्स इज बीइंग कनेक्टेड टू देम, एंड बोथ द हाफ सेल्स आर बीइंग कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू अ ब्रिज गिवन द नेम ऑफ सॉल्ट ब्रिज। में क्या होता है? इट्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन which contains KCl or K2SO4 or KNO3 mixed with a jelly type of substance that is gelatin, और अगर उसका फंक्शन क्या होता है वो सब चीजों पे अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। एनोड इज द वन वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसको आप एनोड लेते हो? जिसका भी पोटेंशियल लोअर होता है। कैथोड पे क्या होता है हमारे पास? रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसको आप कैथोड लेते हो? जिसका भी पोटेंशियल हायर हो। तो आगे अब पक्का। अब कुछ रिएक्शंस की बात करने जा रहा हूं इसी में बेटा। तो एनोड पे अभी अभी हमने बोला सेल रिएक्शंस की मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। एनोड पे हमने बोला देयर इज अ ऑक्सीडेशन बीइंग टेकिंग प्लेस, मीनिंगली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड टेक प्लेस। शैल आई शो इट लाइक दिस? This is the loss of electrons being taking place. Similarly, अगर मैं कैथोड पे आता हूं बेटा, तो कैथोड पे क्या होगा? There would be the gain of electrons being taking place, और कैथोड पे है क्या? कॉपर। तो सॉल्यूशन में we would be having with the Cu2 plus, that Cu2 plus would be gaining these two electrons जो जिंक ने लूज किए। वो दो इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर लेगा? कॉपर गेन कर लेगा, ये गेन किए, एंड इट वुड बिकम Cu। क्या बन गया? Zn plus Cu2 plus gives you plus, this is the overall cell reaction। ऊपर वाली एनोडिक रिएक्शन, नीचे वाली कैथोडिक रिएक्शन, एंड द फाइनल रिएक्शन इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्लियर? चले आगे। अब एक चीज आती है बेटा जिसको हम नाम देते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आप बार बार अगर आपको किसी एक सेल को बना के दिखाना के लिए बोले तो ये पूरी चीज बना पाना इज वेरी डिफिकल्ट। एक इजी तरीका क्या होता है सेल को रिप्रेजेंट करने का? कुछ ऐसा, A S C। A is the anode, S is the salt bridge, C is the cathode। अब एनोड में दो चीजें हैं, एक सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड, एक सॉल्यूशन। कैथोड में दो चीजें हैं, सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एनोड का सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड विच इज Zn solid separated by a vertical line, then उसका सॉल्यूशन विच इज ZnSO4 aqueous separated by a double vertical line which is salt bridge। डबल वर्टिकल लाइन का सिग्निफिकेंस होता है सॉल्ट ब्रिज। देन इसका सॉल्यूशन बेटा CuSO4 aqueous separated by a vertical line Cu solid। किसी को डाउट है सर क्या किया, कैसे किया? प्लीज। दोनों सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में अगर आप चेक करो तो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हैं। तो मेरा सॉल्ट ब्रिज और दोनों सॉल्यूशंस उसके कांटेक्ट में, और लेफ्ट और राइट पे क्या है? सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड। नाउ जस्ट
बेटा ये जो है, हाँ सॉल्ट ब्रिज, ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज है बेटा। डबल वर्टिकल लाइंस मीन सॉल्ट ब्रिज, ये जो हमने बनाया था ये वाला पार्ट। दोनों को सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड दोनों को सेपरेट दिखाने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाते हैं दोनों में। क्लियर? नोटेड? हेडिंग दे दो सॉल्ट ब्रिज, लेते हैं होती क्या है और फंक्शन क्या होते हैं। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है, अ फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब, अ फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब, अ फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब containing inert electrolyte solution, a flexible glass tube containing inert electrolyte solution, that is KCl, KNO3, KCl, KNO3, K2SO4 etc. KCl, KNO3, K2SO4 etc. mixed with gelatin और अगर gelatin और अगर and bend according to the requirement of experiment, and bend according to the requirement of experiment। मतलब यहां से हम इसकी ओपनिंग को, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटा या बड़ा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना हमारे को आयंस फ्लो कराने हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दैट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसको बेंड अकॉर्डिंगली हम करेंगे। यहाँ से बेंड अकॉर्डिंगली करते हैं ताकि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, कितनी रिक्वायरमेंट आपको है। चलें आगे, पक्का? ठीक है। नाउ एडिंग ऑन टू इट एक टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा हमने अभी अभी ऊपर लिखा था पीछे दैट जिंक का पोटेंशियल इज -0.76 वोल्ट, कॉपर का पोटेंशियल वाज +0.34 वोल्ट। वो जो वैल्यू है प्लस और माइनस वाली वैल्यू, दैट प्लस माइनस वैल्यू आई कॉल इट टू बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये होता क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज द मेन थिंग। अब वैल्यू होती है, समझ में आ गई मुझे बात। किसी भी एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, जैसे यहां पे हम लोगों ने पीछे देखा जिंक ने ऑक्सीडेशन करी व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन सॉल्यूशन दैट इज ZnSO4। कॉपर ने रिडक्शन करी व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो ये जो टेंडेंसी है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये चीज डिसाइड कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। दैट इज बेसिकली बीइंग डिसाइडेड बाय द potential value. So it is the tendency of an electrode to either lose or gain electrons कब, when it is in contact with the solution of its own ions। अपने ही ions के solution के contact में किसी भी एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी की वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए बात? राइट डाउन द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, electrode potential, the tendency of an electrode to either, the tendency of an electrode to either lose or gain electrons, to either lose or gain electrons when it is in contact, to either lose or gain electrons when it is in contact with the solution of its own ions, with the solution of its own ions।
अपने ही आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में किसी एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दिस इज बेसिकली ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स विच वी कॉल इट टू बी REP एंड OEP. REP is reduction electrode potential and OEP is oxidation electrode potential. Reduction electrode potential and oxidation electrode potential हम नाम देते हैं किसको, REP को एंड OEP को। दो टाइप की होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, REP और OEP, बट बाय डिफॉल्ट जो हम ले रहे होते हैं, जो मैंने पीछे वैल्यूज भी लिखी, दैट वैल्यूज आर REP वैल्यू। हर समय आप REP वैल्यूज ही आपको प्रोवाइडेड होती हैं किसी भी एलिमेंट की आप बात करोगे। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो बोल रहे हैं आपको, मतलब दे आर बीइंग गिवन विद द REP, वो कैटेगोरिकली आपको बोलेगा। अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देगा तो ही वुड टेल यू कैटेगोरिकली दैट इट इज OEP, not electrode potential, because electrode potential means by default REP, and REP and OEP are opposite to one another, so REP is minus of OEP. REP is minus of OEP. Reduction electrode potential is minus of oxidation electrode potential. तो जैसे हमने पीछे जिंक की वैल्यू लिखी माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, तो वो REP थी, OEP हो जाएगी प्लस ऑफ 0.76 वोल्ट। कॉपर की लिखी प्लस ऑफ 0.34 वोल्ट, वो REP थी, OEP हो जाएगी माइनस ऑफ 0.3। बट हम लोगों को क्या लेनी होती है, REP। एक और टर्म आती है इसके बाद बेटा, जिसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर यही जो REP और OEP वैल्यूज होती हैं, इफ दे आर बेसिकली बीइंग कैलकुलेटेड एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब 298 केल्विन एंड 180 M पे अगर कैलकुलेट होती हैं, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस इज 1 मोलर। तीन चीजें बोली मैंने, दैट एट 298 केल्विन, एट 180 M, एंड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस, कोई भी आयंस इन्वॉल्व है उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर अगर होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपकी REP निकलती है, उस REP को हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, REP नॉट से। जो ये नॉट वाली वैल्यूज होती हैं, दीज नॉट वैल्यूज आई कॉल इट टू बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, REP नॉट। मैंने नॉट नहीं यूज किया था कहीं, बिकॉज दीज वर द जनरल REP वैल्यूज। अगर उसको स्टैंडर्ड REP वैल्यूज चाहिए तो REP नॉट दैट आर बीइंग कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन, 180 M, एंड when the concentration of all the ions is 1 molar, at that time we calculate the REP value, that is REP. Got it? इतनी बात में पक्का? एक लास्ट बेसिक टर्म और आती है हमारे पास, जिसको हम नाम देते हैं बेटा अगर हम देखते हैं तो बेटा नाम से ही पता लग रहा है हमें, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप रेफर करके, जिसको आप यूज करके और इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल फाइंड आउट। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। We can tell the potential difference between the two electrodes. We cannot tell the potential of a single electrode. मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता इसका पोटेंशियल क्या है, आई नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड का जिसका पोटेंशियल आपको निकालना है, वी नीड टू कनेक्ट दैट इलेक्ट्रोड विद
another electrode whose potential is known to us. तो इसको मैं एक और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करूंगा जिसका पोटेंशियल मुझे नोन होगा बेटा, एंड दैट इलेक्ट्रोड whose potential is being known to us, that potential, that electrode basically we call it to be the reference electrode, जिसका यूज किस लिए होता है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल, बिकॉज अब मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा उसमें से एक का पोटेंशियल पता है तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड. सो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल मुझे नोन है एंड दैट इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल, आई कॉल इट टू बी द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. और वो कौन होता है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह जो काम करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें नोन होता है, दैट इज 0 वोल्ट. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें नोन है, जो क्या है 0 वोल्ट होता है, दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. देख लो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है जल्दी से. द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन टू अस, द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन टू अस and is being used to calculate the potential of the other half cell, and is being used to calculate the potential of the other half cell is known as reference electrode. The electrode whose potential is known to us and is being used to calculate the potential of the other half cell is known as reference electrode. For example, standard hydrogen electrode whose potential is 0 volt. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल क्या होता है बेटा 0 वोल्ट होता है, जिसका पोटेंशियल. चल दे आगे. चले बेटा, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं कुछ, ई नॉट ऑफ, देख लो समझ लो क्या लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. ई नॉट ऑफ सर ये क्या लिख दिया, ई नॉट किसका बता रहे हैं, हाइड्रोजन का, और हर समय क्या बोलते हैं रिडक्शन के लिए, मतलब H प्लस से जब वो H2 में जाएगा, H प्लस से H2 में इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा ना, तो मतलब रिडक्शन हो रही है. तो वी स्पेसिफाई दीज थिंग, मतलब H प्लस से H2 में जाने का पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट. अब ये हो सकता है फॉर एग्जांपल आयरन के लिए बात करूं, आयरन Fe2 प्लस से Fe में जा सकता है, Fe3 प्लस से Fe में जा सकता है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा सकता है. सबका पोटेंशियल अलग अलग होएगा. आयरन का कोई एक फिक्स पोटेंशियल नहीं, किससे किस में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल की वैल्यूज होती है. So these values we only would know once we know that from where to where the ion is changing. 2 plus से 3 plus, 3 plus से 2 plus, 3 plus से 1 plus, जिसमें भी चेंज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग this value would. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में. यहाँ पे दो हैं क्या, तो सिंगल एक इलेक्ट्रोड की बात करो आप हाइड्रोजन की, जो यहां निकलेगा ये चीज जो हमने करी, यहां पे जो निकलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा इन दोनों के बीच. जो एक सिंगल का लिए दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर. चलो क्या बेटा, कौन से एरो का, उसमें बेटा आपका जो करंट आएगा, करंट की वैल्यू
वो जो आप वोल्ट मीटर या एमीटर लगाओगे उसमें रीडिंग्स नहीं दिखाता, दैट इज द थिंग। चलो अब ध्यान से सुनोगे स्टार्टिंग। अब जो बेसिक बातें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बतानी थी, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑफ दैट। अब मैं आपसे मेन चैप्टर के अंदर एंटर करने जा रहा हूं, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? देखो, आप जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे, दैट रिएक्टिविटी सीरीज इज बेसिकली बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करते हो, हायर रिएक्टिविटी टू लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को अरेंज। This series, electrochemical series, is the series obtained when the elements are arranged according to their RE not values। जब एलिमेंट्स को आप उनकी REP नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो सारे एलिमेंट्स को, तो जो एक फुल सीरीज ऑब्टेन्ड होती है, that full series obtained when the elements are arranged according to their REP not values, we call it to be the electrochemical। और उसी बेसिस पे, आरईपी नॉट वैल्यूज के बेसिस पे ही आप ये भी बता पाते हो दैट विच एलिमेंट वुड बी हाईली रिएक्टिव इन नेचर, विच वुड बी लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो फुल रिएक्टिविटी सीरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल। आज तक आपको नहीं पता था क्योंकि आपने खाली रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल। राइट डाउन, अ सीरीज ऑब्टेन्ड, a series obtained when elements are arranged, a series obtained when elements are arranged according to their a series obtained when elements are arranged according to their REP not values, REP not values is known as electrochemical series, known as electrochemical। ठीक है, now give the heading significance of electrochemical series। Significance of electrochemical, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फिर समझाऊंगा क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोड्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ REP नॉट, इलेक्ट्रोड हैविंग हायर वैल्यू ऑफ REP नॉट have greater tendency to undergo, electrode having higher value of REP naught have greater tendency to undergo oxidation, reduction, have greater tendency to undergo reduction than H plus at cathode, greater tendency to undergo reduction than H plus at cathode। रिडक्शन तो कैथोड पे ही होती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बोल रहा है देयर आर टू रिएक्शंस, टू इलेक्ट्रोड्स कंपीटिंग टू टेक प्लेस, टू रिएक्शंस कंपीटिंग टू टेक प्लेस एट कैथोड, बोथ आर द रिडक्शन रिएक्शंस। दोनों कंपीट कर रही हैं कैथोड पे होने के लिए। मान लो क्या, एक है
बेटा दोनों की दोनों रिडक्शन रिएक्शंस है, बिकॉज दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. इसकी ई नॉट वैल्यू इज प्लस 0.34 वोल्ट और इसकी ई नॉट वैल्यू इज, तो वो क्या कहता है, अगर दो इलेक्ट्रोड्स दोनों में रिडक्शन हो रही है एंड बोथ आर कंपीटिंग टू टेक प्लेस एट कैथोड, द इलेक्ट्रोड हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ReP नॉट वुड टेक प्लेस एट कैथोड, द अदर वन वुड नॉट टेक प्लेस. तो ये रिएक्शन हो जाएगी बट दिस रिएक्शन वुड नॉट टेक. दिस इज द थिंग दैट दे टोल्ड अस इन द फर्स्ट. जिस भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हायर होएगा, that would have the greater tendency to undergo reduction at cathode than H plus. अक्षित नहीं समझ में आई बात? चलें आगे. नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Write down. Electrode having lower value of ReP naught. Electrode having lower value of ReP naught or greater value of OEP naught or greater value of OEP naught have greater tendency to undergo oxidation at anode, have greater tendency to undergo oxidation at anode than H2. Then H, मतलब कहने का बेटा, let's say there are two reactions being taking place. मान लो क्या, Zn gives us Zn2 plus plus 2E minus and H2 gives us 2H plus plus 2E minus. इसकी E नॉट वैल्यू होती है बेटा माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, इसकी E नॉट वैल्यू होती है 0 वोल्ट. दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है बेटा, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो दोनों की दोनों एनोड पे होने के लिए कंपीट कर रहे हैं. तो कौन हो जाएगी एनोड पे? जिसका पोटेंशियल लोअर होगा. तो दिस वुड टेक प्लेस एट एनोड बट दिस वुड नॉट टेक प्लेस एट एनोड. क्लियर? जिसका भी पोटेंशियल लोअर होएगा वो एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. चलें आगे. थर्ड पॉइंट सिग्निफिकेंस का, फॉर अ फिजिबल सेल. फिजिबल सेल क्या होता है? आइडियल, फिजिबल. हाँ बोल बोल, ठीक बोल रहा है. वर्किंग सेल. वर्किंग सेल को बोलते हैं फिजिबल सेल, मतलब जो वर्किंग कंडीशन में सेल है उसको फिजिबल सेल का नाम देते हैं. तो बोलते हैं किसी भी फिजिबल सेल के लिए this thing, for a visible cell E naught of cell should always be. अब E naught of cell होता क्या है सर, उसकी देखते हैं. बट E naught of cell should be positive for a particular cell to be visible. और E naught of cell होता है बच्चा E naught of कैथोड माइनस E naught of
एनोड, मतलब कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव, और ये आएगा भी पॉजिटिव अगर आपने ठीक से एनोड और कैथोड चूज किए हैं तो, क्योंकि हमने क्या बोला था, जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हायर होएगा उसको हम कैथोड चूज करेंगे, जिसका भी पोटेंशियल लोअर होगा उसको हम एनोड चूज करेंगे। तो हायर माइनस लोअर करोगे तो इट वुड ऑलवेज कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो किसी भी वर्किंग सेल के लिए दिस कंडीशन शुड बी satisfied, that it should be having with E naught of cell to be positive, then we call it to be a visible cell, working cell। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा फोर्थ पॉइंट पे। बेटा जिस भी इलेक्ट्रोड की आरईपी नॉट वैल्यू हाई होएगी वो खुद क्या करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होएगा या रिड्यूस होएगा। की भी आरईपी नॉट वैल्यू हाई होएगी, वुड इट बी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? इट वुड बी अंडरगोइंग रिडक्शन। अगर वो अपने को रिड्यूस कर रहा है, अपने लिए रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा? तो कैन आई से इट वुड बी एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It would be acting as a good oxidizing agent if a electrode is having with higher value of Re। पक्का? और लास्ट पॉइंट आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ आरईपी नॉट। जिस भी इलेक्ट्रोड की बेटा आरईपी नॉट की वैल्यू लो होगी बच्चा, वो खुद क्या हो रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। सो इट वुड बी एक्टिंग एज अ गुड, so first thing that it would be acting as a good reducing agent, पहली चीज। सेकेंड चीज बेटा जिसकी भी आरईपी नॉट वैल्यू लो होएगी वो एलिमेंट और वो सब्सटेंस वुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर एलिमेंट। इट वुड बी मोर रिएक्टिव कंपेयर टू अदर मेटल और एलिमेंट। thirdly it can displace the other metal from its salt solution। ये सब रिएक्टिविटी सीरीज के पॉइंट्स हैं आपके पास जो रिएक्टिविटी सीरीज में हम पढ़ते थे। तो Zn मान लो ये है प्लस CuSO4, तो बेटा जिंक का पोटेंशियल होता है -0.76, कॉपर का होता है +0.34। लोअर किसका है दोनों में से? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वुड फॉर्म ZnSO4 प्लस ऑफ Cu। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसी का, कैन लिबरेट hydrogen gas from dilute acids, that is Zn plus dilute HCl gives us ZnCl2 plus H2 गैस। और यही सेम रिएक्शन आप कॉपर के साथ करना चाहोगे, देयर वुड बी नो रिएक्शन, देयर वुड बी नो
reaction because copper is less reactive than hydrogen as well, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट और कॉपर का होता है +0.34. दैट्स व्हाई कॉपर इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एज वेल. होगी तो क्या हो गया उससे? हाँ बिल्कुल होगा बेटा. क्या बोलना चाह रहा है? बिल्कुल ठीक बात है. क्या बोलना चाह रहा है उससे? हाँ बिल्कुल होगा. जिसकी आरईपी नॉट लोअर होएगी उसकी ओईपी नॉट हाई होएगी. जिसकी आरईपी नॉट हाई होएगी उसकी ओईपी नॉट लो होएगी, क्योंकि प्लस और माइनस का ही तो फर्क होता है दोनों में. क्लियर है? ऑल द पॉइंट्स. जल्दी से आते हैं, नोट्स खोलो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ फास्ट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पढ़ के देख, यही वाले हैं. पढ़ के देख एक बार, जरा पता लग जाएगा. जल्दी से लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ये सब आपको आते हैं, कोई भी क्वेश्चन मेरे को बताने वाली जरूरत नहीं है. नोट्स नहीं लाया आज फिर. जल्दी. हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है? पेज नंबर 35. पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 1. स्क्रीन आपके सामने है. इसी 5 पॉइंट्स पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं. जल्दी से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. फर्स्ट तो मेरे ख्याल से गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का ही क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट फास्ट. तो क्वेश्चन नंबर 8 में यू वुड मेंशन दैट सिंस nickel is more reactive than copper, so nickel will displace copper from copper sulfate solution and forms its own solution, because of which we cannot use it to stir copper sulfate solution. Because of that particular reason you cannot use it to stir copper sulfate solution. क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है 8 के जैसा बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू क्वेश्चन नंबर 8. तो मैं पढ़ रहा हूं. हाँ बेटा, रीजन बताना है बेटा, कभी भी यस नो पे नहीं छोड़ोगे. इज इट पॉसिबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल? नो, क्योंकि बेटा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ना, तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये रहा, ये आपके सामने मैंने रिएक्शन भी लिखी हुई है यहाँ पे. So we cannot use zinc container to store copper sulfate solution, and similarly we cannot use nickel container to store copper sulfate solution because nickel is more reactive than copper, so nickel will displace copper from copper sulfate solution. A और B में दोनों में नो, दोनों हम यूज नहीं कर सकते because both are more reactive than copper. Both will displace copper from copper sulfate solution. चले अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पूरी समरी है, जो अभी तक पढ़ी है चीजें उसकी समरी है क्वेश्चन नंबर 10. तो ध्यान से सुनोगे. 10th क्वेश्चन. अक्षत पर 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ई नॉट ऑफ एजी प्लस एजी दे दिया आपको, दैट इज प्लस ऑफ 0.8 वोल्ट, एंड ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe दे दिया आपको, विच इज माइनस ऑफ 0.44 वोल्ट. आपसे पूछा क्या बेटा? आपसे पूछा गया सबसे पहली चीज कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ सेल. सेकेंड, सेल रिएक्शंस बताओ. थर्ड, सेल की रिप्रेजेंटेशन बताओ. फोर्थ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताओ. एंड फिफ्थ, करंट का फ्लो बताओ. ये 5 चीजें हमसे पूछी हैं क्वेश्चन में.
ठीक है, अब सब चीज करने के लिए पहली चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी दैट विच आउट ऑफ द टू आई वुड बी टेकिंग एज एनोड, विच आउट ऑफ द टू आई वुड बी टेकिंग एज कैथोड। तो मुझे दिख रहा है दैट इसको मैं कैथोड की फॉर्म में लूंगा और इसको मैं, अब अगर ये पता लग गया तो मेरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। सो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड का ई नॉट कितना है 0.8 माइनस ऑफ माइनस 0.44 कम्स आउट टू बी प्लस 1.24 वोल्ट। ये तो आ गया ई नॉट ऑफ सेल। अब ई नॉट ऑफ सेल के बाद क्या निकालना है, सेल रिएक्शंस। तो एनोड पे क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हर समय ध्यान रखना, इधर सुन लो एक बार, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं फिर ये बताऊंगा क्योंकि इजीली समझ पाओगे। इधर नोट डाउन करना छोड़ दो, 2 मिनट इधर समझ लो क्योंकि आगे क्वेश्चंस में सब में यूज होगी यही चीज। सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या सिखाया था, ASC, ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए था ASC क्या होता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ए में क्या है, ये रही दो चीजें। तो पहले Fe सॉलिड लिख लो और Fe2 प्लस एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर यहां से Ag प्लस और Ag, तो Ag प्लस एक्वस लिख लो और Ag सॉलिड। किसी को डाउट सर क्या किया, चले आगे। बेटा मेरे ख्याल से तो ये हर समय सॉलिड ही होएगा, मेटल है। अब गोइंग फॉर द रिएक्शन पार्ट, अब ध्यान से सुनना क्या करना होता है। एनोड पे हर समय ऑक्सीडेशन होती है और कैसे करोगे ऑक्सीडेशन, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पता है तो बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे, एनोड में यहां से यहां पे मूव करोगे आप हर समय, और कैथोड में यहां से यहां पे मूव करोगे आप हर समय। एनोड में फ्रॉम हेयर टू हेयर, कैथोड में फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो एनोड पे क्या होगा, Fe गिव्स अस Fe2 प्लस प्लस, सिमिलरली कैथोड पे Ag प्लस will gain an electron becomes, अब बेटा अगर आप यहां चेक करते हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे 2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है 1। देयर शुड ऑलवेज बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एज वेल एज गेन्ड। अगर 2 लूज हो रहे हैं तो 2 गेन भी होने चाहिए। सो वी वुड मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय, so it would be 2, 2 and 2. So the overall equation becomes Fe plus 2Ag plus gives Fe2 plus plus 2Ag. This would be the overall equation. Am I clear with this? अच्छे से चले आगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो। बेटा हर समय ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो हर समय होता है, बातें खत्म, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो हर समय होता है बेटा एनोड से कैथोड पे। ये देखो, एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और वो किसने गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन हर समय फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट की डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होएगा, फ्रॉम Fe2 Ag, and current flow would be opposite to that of it. Would be from Ag to, बोलो बेटा, हाँ बेटा सामने सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज किए एनोड ने, वही गेन कर लिए कैथोड ने, मूव करा इलेक्ट्रॉन कैथोड, और करंट का फ्लो उसका अपोजिट होता है, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एम आई क्लियर, पक्का? So this is basically the summary of the part that we have discussed till now. सब चीज इसने एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ ली।
समझ गए बात? पुट डाउन करो जल्दी से, आगे चलते हैं। पुट डाउन फास्ट। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो, या 11th, सॉरी 11th क्वेश्चन पढ़ लो एंड आगे चलते हैं फिर जल्दी से। 11th क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो। क्या है? बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं शायद। हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस Mg। किसी भी एक हाफ सेल का पोटेंशियल बेटा हम ऐसे नहीं बता सकते till the point we connected with a electrode whose potential is known to us, that is standard hydrogen electrode। तो इस स्टैंडर्ड मैग्नीशियम सिस्टम वाले को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करेंगे। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी द पोटेंशियल ऑफ Mg2 प्लस Mg। ठीक है, so by connecting it with the standard hydrogen electrode, the potential difference that would come out to be would be the potential of Mg2 plus Mg। ठीक है, अब again everyone over here, जो अभी तक बात पढ़ी थी आपने उसमें we were preparing the base for the concept that is Nernst equation। अभी हम लोगों ने एक पोटेंशियल निकालना सीखा दैट इज ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोलते हो उसको आप। वो स्पेसिफिकेशन है दैट इट कैन ओनली एंड ओनली बी फाउंड आउट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस इन्वॉल्व्ड इन द सेल इज 1। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा या कम होंगी तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल इज strictly specifically for the system where all the ions have the concentration 1। बट अगर हमारे पास आयंस की concentration 1 मोलर नहीं है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 10 मोलर है, 0.1 है, 0.2 है, 0.5 है, 0.8 है, anything, we cannot find out the E naught। Then we have to go for a thing given the name of cell potential, which I call it to be of cell, which I call it to be E of cell। So going for the next topic, that is Nernst equation। जो हमें क्या निकालना सिखाता है बेटा? which tells us how to find out the cell potential। किसी भी एक सेल का पोटेंशियल कैसे निकालना है, that is being given to us by the Nernst। So let's take a equation first। Zn solid plus Ag plus aqueous, या Cu ले लेते हैं। okay? Zn solid plus Cu plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ये है आपके पास इक्वेशन। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी नीड टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल। मैं बोल रहा हूँ दैट कि मेरे इस Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर। तो मतलब आई कैन नॉट फाइंड आउट द ई नॉट ऑफ सेल, यू हैव टू गो फॉर द सेल पोटेंशियल और ई ऑफ सेल, और EMF भी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी नाम देते हैं। तो ई ऑफ सेल is given by the formula E naught of cell minus of मैंने यहां कुछ E of cell is E naught of cell minus of 2.303 RT by NF
लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पे सुनोगे हैं क्या चीजें। सबसे पहले तो R इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है R की वैल्यू। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, वो भी हम रूम टेम्परेचर लेके काम करते हैं 298 केल्विन। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का मतलब हुआ बेटा एनोड से कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जैसे इस केस में Zn से Zn2+ बन रहा है, मीनिंगली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड। अगर मैं ये क्या कर देता हूं 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, तो N की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर F इज द फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। अगर मैं यहां पे चेक करता हूं तो बेटा ये सारी चीजें मुझे कांस्टेंट मिलेंगी। दीज ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट फॉर मी। 2.303 इट्स अ कांस्टेंट, R की वैल्यू इट विल बी अ कांस्टेंट, T की वैल्यू इट विल बी अ कांस्टेंट, F इट इज अगेन अ कांस्टेंट। जो चीज वेरी करेगी, चेंज होगी, वो क्या होगी। किसी भी सेल के लिए N की वैल्यू कैन बी डिफरेंट। अगर इक्वेशन दूसरी हो जाएगी तो N इवेंचुअली वुड चेंज। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूं फॉर्मूले को, तो इट इज E ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.059 बाय N log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है, यहां पे ध्यान दे लो अच्छे से, प्रोडक्ट्स में इट इज Zn2+। अब बेटा 2Cu है तो हम लेंगे यहां पे Cu, और जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट वुड कम इन द पावर। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वुड कम इन द पावर डिवाइडेड बाय Zn एंड Cu प्लस नहीं लेना था हमें, Cu प्लस ही था। Cu2+ कर देते हैं उसको, क्योंकि Cu प्लस नहीं बनता, इट इज Cu2+ ओनली। ऑफ Cu प्लस aqueous प्लस Cu solid, Cu एंड दिस, ये बन गई बेटा इक्वेशन। अगर कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होएगा तो दैट वुड बी कमिंग इन द रेस टू द पावर टर्म। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। ये दो फॉर्मुलेज हैं हमारे पास फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करोगे। फर्स्ट यू वुड बी राइटिंग दिस, देन उसके बाद सेकंड फॉर्मूला लिखोगे, उससे पहले नहीं। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो अकॉर्डिंगली जो भी n की वैल्यू होगी वी वुड बी पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ n। अब अगर फॉर एग्जांपल सेल हमारा कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, इक्विलिब्रियम पे बेटा E ऑफ सेल की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 वोल्ट। एट इक्विलिब्रियम द E ऑफ सेल इज 0। तो अगर इस इक्वेशन में मैं E ऑफ सेल को 0 पुट करता हूं तो 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 2.303 RT बाय NF log ऑफ। बेटा कभी भी ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। क्या बोलते हैं, बट ये तभी होगा जब इक्विलिब्रियम पे है सेल। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो नॉर्मल आप कॉन्सेंट्रेशंस लोगे। इक्विलिब्रियम पे आई कैन राइट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स टू बी K इक्विलिब्रियम। You can write it to be equilibrium constant which is denoted by K equilibrium। तो अगर मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो E of cell is equal to 0.059 by N log of K equilibrium, log of K
Any doubt, any problem, anything if it's clear, please. निकालने के लिए ये के और इक्विलिब्रियम अलग अलग नहीं है, एक ही टर्म है के इक्विलिब्रियम, उसको खाली के भी लिख सकता था। एक और चीज होती है जिसको हम नाम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, सुना था कभी? 11th में सुना होगा शायद, सुना ही था। Gibbs free energy is basically being used to decide that a reaction, would it be a spontaneous reaction or would it be a, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होती है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो वो भी कैलकुलेट हो सकती है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, दैट इज डेल्टा जी is minus of NF E of cell and delta G naught is minus of NF E naught of cell। अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो नॉर्मल सेल पोटेंशियल लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वाला नहीं लेना एट दैट टाइम। आर वी ऑल क्लियर? बेटा अगर डेल्टा जी निकालना है तो ई ऑफ सेल लेगा, डेल्टा जी नॉट निकालना है तो ई नॉट ऑफ सेल लेगा। एन की वैल्यू जो भी इलेक्ट्रॉन चेंज, एफ की वैल्यू इज 96500, दिस एफ इज दिस एफ। जल्दी से नोट इट डाउन and then we would start with the numeric. Go for it fast. अरे सब चीजें पता होगी, ये निकालना है तो क्या प्रॉब्लम होगी? इक्वेशन नहीं है प्रॉपर पूरी, अगर और सब चीजें पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोला तो नहीं निकाल पाएंगे। ये पता होगा, ये पता है तो नहीं निकाल सकता। कुछ याद थोड़ी ना रखनी है वैल्यू की, यही वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ऐसा तो बोला ही नहीं मैंने। एफ ये एफ फैराडे। जल्दी से बेटा चलो आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 नर्स्ट इक्वेशन, 10 करंट पर सेकेंड क्वेश्चन का। E naught Cu2 plus Cu is being given to us as plus 0.34 volt, फिर Ag प्लस Ag की वैल्यू दे दी प्लस 0.8 वोल्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दे दिया बेटा 0.1 मोलर, एंड Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे दी 4 मोलर, ठीक है। ठीक है आगे सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, Cu सॉलिड देन Cu2 प्लस एक्वस separated by a double vertical line, then Ag plus aqueous और Ag solid, यही है बेटा। चलो अब सब इधर ध्यान दोगे, कॉपी आराम से कर लेना, यही क्वेश्चन करा रहा हूं और नहीं कराऊंगा, तो इसलिए ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन समझोगे क्या है। एवरीवन आपके पास Cu2 प्लस और Cu और Ag की पोटेंशियल्स दे दिए, आपको Cu2 प्लस और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशंस दे दी, एंड वी हैव बीन गिवन विद द सेल रिप्रेजेंटेशन। आपसे पूछा क्या, दैट वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब E ऑफ सेल वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। सबसे पहली चीज E ऑफ सेल निकालने के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है E नॉट ऑफ सेल जो कि क्वेश्चन में नहीं है गिवन, दूसरा चाहिए होता है सेल रिएक्शन जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पहले तो वो दोनों चीजें फाइंड आउट करते हैं, ई नॉट ऑफ सेल और सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले आई एम फाइंडिंग आउट द सेल रिएक्शन। सो एनोड पे क्या होगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यही सिखाया, और कैथोड पे फ्रॉम हेयर टू
here, तो Cu gives us Cu2 plus plus 2E minus, और कैथोड पे Ag plus plus E minus gives you Ag। आप यहां पे चेक कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज 2 हो रहे हैं, गेन एक ही हो रहा है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, 2 and 2, so the equation becomes Cu plus 2Ag plus gives you Cu2 plus plus, ये आ गई ओवरऑल इक्वेशन, सेल इक्वेशन बन गई हमारी है। ठीक है, अब सेल इक्वेशन बनाने के बाद, सेल इक्वेशन बनाने के बाद अब क्या चाहिए हमें, पहले जिसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड का पोटेंशियल, ये है आपके पास एनोड, ये है कैथोड, तो 0.8 माइनस 0.34 comes out to be plus 0.46 वोल्ट। आपके पास बेटा सेल रिएक्शन आ गई, आपके पास ई ऑफ सेल आ गया। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल, मतलब ई ऑफ सेल हम लोगों को निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास है। तो गोइंग फॉर द इक्वेशन, ई ऑफ सेल is equal to E naught of cell minus of 2.303 RT by NF log of concentration of products by reactants. So E of cell, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं अब थोड़ा सा, E naught of cell minus 0.059 by N which is 2 log of प्रोडक्ट्स पे क्या है बेटा, Cu2 प्लस और Ag, Cu2 प्लस Ag का होल बाय Cu इंटू Ag प्लस का होल स्क्वायर, यही होगा, यही होगी। तो E of cell is equal to 0.46 minus 0.059 by 2 को राउंड ऑफ करके आई टेक इट टू बी 0. वैसे 295 आएगा, आई टेक इट टू बी 0.03 लॉग ऑफ, बेटा कभी भी ध्यान रखना सॉलिड सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है सॉलिड्स की, तो ऊपर Ag है नीचे Cu है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 होंगी। आपको किसकी लेनी है, Cu2 प्लस की, विच इज 4 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 1 इंटू 0.1 का होल। सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 1, ये ध्यान रखना। तो E ऑफ सेल इज 0.46 माइनस 0.03 log of 4 by 0.01 which is 400. E of cell is माइनस 0.03 log, मैं 400 को लिख रहा हूं 4 इंटू 100, मेरे लिए थोड़ा इजी होगा, 4 इंटू 100 लिख सकता हूं। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज होती थी, शायद भूल गए होगे। देखो इधर, log ऑफ A इंटू बी इज log ऑफ A by B is log A minus log B, log of A raised to the power m is m log A। अब आपको कुछ वैल्यूज याद भी रखनी पड़ेंगी। log 2 is log 3 is log 4 is double of 2, log 5 is log 10 is 1 and log 1 is 0, log 1 is 0। ठीक है, आओ अब तो log 4 इंटू 100 को लिख सकता हूं log 4 प्लस log 100,
So it would come out to be 0.46 minus 0.03 log 4 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, या log 4 की वैल्यू भी हम जानते हैं, चाहें तो log 2 रेज टू पावर 2 लिख लो, और 100 को क्या लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 2। क्या लेना था ना, 0.46 माइनस 0.03, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.6020 प्लस log 10 रेज टू दी पावर 2 को 2 log 10 लिख लूं बेटा, रेज टू दी पावर वाला फॉर्मूला लगा के 2 log 10 is 1, 0.46 माइनस 0.03 2 पॉइंट। किसी को डाउट, किसी को डाउट? बस मल्टीप्लाई करना, हमारी वैल्यू रेडी है, माइनस 2602 इंटू 3 6087, तो 2 प्लस 3 5 1 2 3 4 0.07806, इसको बेटा माइनस करेंगे, इट वुड बी समवेयर अराउंड टू बी 0.38 समथिंग, देखना वैल्यू क्या है 0.3832 प्लस ऑफ 0.3832। क्लियर? पक्का? जल्दी से गो फॉर। हाँ बेटा, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज पावर 2 इज 2 log 10। ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान से नोट डाउन करना, कहीं प्रॉब्लम हो पूछो मेरे से, डाउट क्लियर करो। नोट इट डाउन फास्ट। क्या बेटा, n की वैल्यू 2 कहाँ से आई? पूरी कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद बोलते सर ये क्या हुआ। यार यहाँ पे नहीं दिख रहा कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से 2, और कितने गेन हुए 2, कितना फ्लो हुआ 2 का ही तो फ्लो हुआ, somewhere around to be 7। मार्क डाउन द क्वेश्चंस फास्ट, ये नोट डाउन कर लेना, लिखा हुआ एज इट इज, मैं नहीं हटा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 4 6 8 3 4 6 8 9 9 के बाद 11 ट्राई करने की कोशिश करना, अगर हो जाए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला है बट फिर भी ट्राई करना। 13th, EMF का मतलब होता है E ऑफ सेल, 13 के बाद 14th इज वेरी इजी, देन 15th इज अगेन वेरी इजी, एंड 16th 11th भी मार्क करवाया बेटा, वो ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाता है 11th, वैसे है नहीं कुछ उसमें, बट इट इज फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो पेज है, क्या कह रहे हैं?